चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 10th का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे। चलिए, तत्व यानी कि एलिमेंट वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्व यानी कि एलिमेंट जो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले को तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, सोडियम, बहुत सारा चीज़ है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, सारा क्या है? तत्व है जो कि एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। अब प्रत्येक तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना रहा है। प्रत्येक तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जब तक 118 तत्व खोजे गए थे, चूंकि 94 प्राकृतिक तत्व जाते हैं, यानी कि 94 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं और 24 क्या होते हैं? कृत्रिम रूप से तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखिए, टोटल अभी तक तत्वों की संख्या 118 है, जिसको बांटा गया है 94 और 24 में। यानी कि 94 प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं और 24 तत्व क्या है? उसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। 94, 24, 94, 24, 118। अब प्रत्येक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक तत्व के क्या होता है? प्रत्येक तत्व जितने भी 118 तत्व से उसके सारे का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, जो उन्हें विशेष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो उन्हें विशेष बनाते हैं। उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, यानी कि 118 तत्वों में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और 118 तत्वों में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम। याद रखिएगा। चलिए, विभिन्न वस्तुओं विभिन्न वस्तुएं और पदार्थों के उनके गुण धर्मों के आधार पर, यानी कि विभिन्न वस्तुएं और पदार्थों के उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे दुकानों के साबुनों को एक साथ एक स्थान पर, अब बिस्कुटों को एक स्थान पर रखा जाता है, तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। यानी कि उनके, जैसे कि कोई चीज़ को अगर कहीं रखेंगे तो उसको खोजने में आसानी होगा, उसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों को एक विशिष्ट उनके गुणधर्मों के आधार पर उसे वर्गीकृत किया है। अब तो प्रारंभ में क्या हुआ कि केवल धातु और अधातु विभाजित है। यानी कि प्रारंभ में जब खोजा जा रहा था, न्यूलैंड से ऑक्टेव्स रूल, ट्राइड्स रूल, यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, तो उस समय क्या था कि मेटल और नॉन मेटल था। ठीक है, तो उसी दो पे भी विभाजित होता था पहले। लेकिन जैसे जैसे नए तत्वों का खोज होता चला गया, उसे गुणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अधिक जानकारी मिलती चली गई। गुणों के बारे में अधिक जानकारी मिलती चली, अवैज्ञानिक तत्वों को और अधिक सटीक वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो धातु, अधातु और नया उपधातु, यानी कि मेटल वर्ड, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वर्ड्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वर्ड्स, उपधातु के वर्गीकरण के अतिरिक्त वैज्ञानिकों को तत्व को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। अब तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ निश्चित अंतराल पर समान गुणधर्मों वाले तत्व दोहराए जाते हैं। तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुल निश्चित अंतराल पर समान गुणधर्मों वाले तत्व दोहराए जाते हैं। याद रखिएगा, तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ निश्चित अंतराल पर समान गुणधर्मों वाले तत्वों के दोहराए जाते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? प्रेडिक्टेबल, यानी कि आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। यह आवर्तित तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधार पर होती है। डोब्रेनियर त्रिक रूल, त्रिक रूल बोले थे ना, किसने दिया था? तो डोब्रेनियर ने दिया था, 1817 में डोब्रेनियर। तो डोब्रेनियर ने त्रिक नियम कब दिया था? 1817 में। 1817 में जर्मन रासायनिक, यानी कि योहान वुल्फगांग, पूरा नाम डोब्रेनियर का क्या था? तो योहान वुल्फगांग डोब्रेनियर जर्मन का था, डोब्रेनियर जर्मनी का था। और डोब्रेनियर ने 1817 में डोब्रेनियर ने त्रिक नियम दिया था। और डोब्रेनियर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। डोब्रेनियर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले छोटे समूह चुने और उन समूहों को त्रिक कहा गया। उन छोटे समूहों को क्या कहा? त्रिक कहा। और डोब्रेनियर ने बताया कि त्रिक के तीन तत्व उनके परमाणु भार बढ़ते क्रम में रखने पर, उन्हें बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व जो होता है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अगल बगल वाले तत्व के परमाणु भार के योग का औसत के बराबर होता है। जो बीच वाला होता है उसको अगर किसी भी तीन को तत्व ले लिए, यानी कि जो तत्व दिया, तीन ऐसे त्रिक नियम में उन्होंने तीन ऐसे एग्जाम्पल दिए डोब्रेनियर
नियम ने सबसे पहले तिरेक नियम किसने दिया? तो डोबरेनियर। तिरेक नियम डोबरेनियर ने कब दिया था? 1817 में। डोबरेनियर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। डोबरेनियर का पूरा नाम क्या है? तो योहान वुल्फगांग डोबरेनियर था। और डोबरेनियर किस आधार पर किया था? समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। और उन्होंने क्या कहा था? 3-3 तत्वों के छोटे समूह का चुने और उन्हें समूह का तिर्यक कहा। और डोबरेनियर का कहना क्या था उनके थ्योरी में? तो उनके थ्योरी में यह कहना था कि तिर्यक के तीनों तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाया जाए, तो जो बीच वाले का जो परमाणु भार का औसत होगा वो अगल बगल यानी कि जो पहला और तीसरा का औसत के बराबर होगा। जैसे उसी तरह लीना के केसरवा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लीना के केसरवा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लीना के केसरवा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि लीना के लिथियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक तरीक हो गया। कैल्शियम ब्रोमीन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये हो गया लीना के केसरबा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तीसरा तरीक हो गया, यानी कि तीनों तरीक का हो गया। इसको देखिएगा तो आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में देख लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम के लीना के मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम को देखते हैं तो ये बढ़ते हुए परमाणु के आधार पर सजा दिया गया पहले, यानी कि 6.9, 23 और 39, यानी बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या बस पहले सजाने के बाद बीच वाला का जो औसत होगा, बीच वाला जो होगा वो 1 और 3 का औसत के बराबर होगा। अब डोबरेनियर त्रिक की असफलता है, यानी कि जो डोबरेनियर त्रिक लिया था ये असफल क्यों हुआ? क्योंकि डोबरेनियर उस समय तक ज्ञात तत्वों केवल 3 त्रिक की पहचान पाए थे, इसलिए त्रिक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। अब इसके बाद आता है 1817 में, जो 1817 में त्रिक नियम लागू होता है। उसके बाद 1866 में डोबरेनियर आया, डोबरेनियर ऑक्टेव्स रूल 1817 1866 याद रखिए। 1817 में हमारा त्रिक नियम डोबरेनियर दिया था, डोबरेनियर ने दिया था, और 1866 में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ, 1866 में न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल। ये जो कहाँ का था? ये वैज्ञानिक जॉन न्यूक्टिव्स के ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अवस्थित किया, यानी कि मोस्टली को छोड़कर, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण को छोड़कर सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो 1817 में भी आणविक द्रव्यमान पर आधारित है, यानी कि डोबरेनियर टाइप्स रूल। अब ऑक्टेव्स यहाँ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल जो है ये भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित पर है। उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन के से शुरुआत की और 56वें तत्व थोरियम तक की समाप्ति दी। क्वेश्चन पूछता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल का सबसे अंतिम तत्व क्या है? तो 56वां तत्व थोरियम। लेकिन यह जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल जो है प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले यानी प्रत्येक 8वें का पहले वाले के साथ प्रत्येक 8वें का पहले वाले के गुणधर्मों के समान होता था, इसीलिए इसको कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने तुलना संगीत के अष्टक से न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत से कहा गया था। जैसे कि सारे गामा पादानी हाइड्रोजन से शुरू हुआ, और चलिए हमारे से हुआ, इसमें देख लीजिएगा ये सब। चलिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संगीत प्रणाली के संगीत के 7 सुर हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर है? तो 7 सुर है। सारे गामा पादानी। अब देखिए पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों को ऐसे उपयोग करते थे, डो रे मी फासी लटी, 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 डो रे मी फासोलट्टी, डोरेमी फासोलट्टी। चलिए डोरेमी फासोलट्टी। और जब इन स्वरों को बार बार दोहराया जाता है तब प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है। जब इन सुरों को बार बार दोहराया जाता है तब प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है। जब इन सुर को बार बार दोहराया जाता है तब प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है। जब इन सुर को बार बार दोहराया जाता है तब प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है, और वह अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। यानी कि जब इन सुर को बार बार दोहराया जाता है, यानी सारे गामा पादानी या फिर डो रे मी फा सा ला टी को दोहराया जाता है, तो पहला जो है वो 8वें तत्व से मेल खाता है, यानी कि इन सुर को जब बार बार दोहराया जाता है तो प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर से मेल खाता है। अगली पंक्ति का पहला सुर, यानी कि खाता है, और प्रत्येक अगली पंक्ति के पहला सुर से होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक भी कुछ इसी प्रकार ही था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1817 में दिया था हमारा डोबरेनियर ने त्रिक नियम दिया था, जिसमें त्रिक नियम 3 गो था। सबसे पहले था हालिना केसरबा कौन सा था?
याद रखिए लीना के केसरबा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लीना के यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम केसरबा CaSrBr CaSrBr, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एक हो गया हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 1817 में दिया था जर्मनी वैज्ञानिक डबरेनियर दिया था, त्रिक नियम डबरेनियर। अब आज 1866 में दिया था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1866 में दिया था। अब आ जाइए कि हमारा जो सीमा क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ जो है कहाँ तक सीमा था, तो ये जो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था। न्यूलैंड के अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता था, अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता था। और अष्टक नियम में कहाँ तक दिया था, अष्टक नियम का लास्ट तत्व तो 56वां तत्व था थोडियम, लेकिन जब अष्टक नियम दिया गया था उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या थी 56। कितना था? 56। कितना था? 56। केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के नहीं मिलता है। यानी कि क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। और न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रत्येक केवल 56वें तत्व विद्यमान है, यानी कि न्यूलैंड्स ने ये कल्पना किया। न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल जब दे रहे तो टोटल नंबर ऑफ 56 तत्व हो जाता है, 56वां तत्व थोडियम था। लेकिन न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल का लागू जो ये नियम दिया था ये सिर्फ 20 था, यानी कि कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो टोटल था 56 थोडियम, लेकिन कैल्शियम 20 तक ही लागू होता था। ठीक है, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, ये इन्होंने लॉ ऑफ ने कहा था कि भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए तत्वों का पता खोजा गया जिन्हें गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। जब तक प्रकृति में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब तक कितना है? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें कि 94 और 24, और 94 जो है वो हमारा प्राकृतिक तत्व है, और 24 जो है वो हमारा 94 प्राकृतिक तत्व है, और 24 जो है हमारा आर्टिफिशियल तत्व है। अपनी सारणी में इन तत्वों को संयोजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया। अपनी सारणी में इन तत्वों को संयोजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया। कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ में है, कोबाल्ट और निकल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिन्हें फ्लोरीन और क्लोरीन के ब्रोमीन है, यद्यपि इन दोनों गुणधर्मों का दोनों तत्व भिन्न हैं। ठीक है, याद रखिए क्लोरीन के साथ में तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अलग है, तो लेकिन फिर भी कोबाल्ट निकल को इसमें डाल दिया गया, तो ये क्या है? गलत है। चलिए आ जाइए, अब हमारा कि आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया है। आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, यानी कि सबसे पहले कोबाल्ट और निकल को कहाँ रख दिया गया था? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रख दिया गया, जो कि सरासर गलत है। और आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर कर दिया गया, यानी कि कोबाल्ट और निकल को उसमें रख दिया गया और आयरन को कोबाल्ट निकल से अलग कर दिया गया। ये दोनों क्या था? बहुत बड़ा त्रुटि था हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल का, जो कि गुणधर्मों में समानता होती है। आयरन कोबाल्ट निकल के गुणधर्मों में समानता होती है, लेकिन फिर भी आयरन को कोबाल्ट और निकल से अलग कर दिया गया। इस प्रकार ऑक्टेव्स सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रसंगत हो गया। लेकिन न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल के मुताबिक कोई भी अलग तत्व नहीं खोजा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा नया तत्व खोजा गया, जिससे अभी तक 118 तत्व, 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक तत्व है, 24 तत्व क्या है? हमारा आर्टिफिशियल तत्व है। और उसके बाद जब हुआ कि बहुत सारे इनर्ट गैस की खोज हो गया, बहुत सारे नोबल गैस का खोज हो गया, और नोबल गैस का खोज होते ही अष्टक सिद्धांत का क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आ जाइए मेंडलीफ के आवर्त सारणी 1859, यानी कि 1800, सबसे पहले 1817, 1866, 1869, 1817 में दिया था, हमारा दिया था 1817, 1866, 1869, 66 के बाद 3 साल बाद 69 में। 1817 में सबसे पहले प्रयास किया गया था, डोब्रेनियर के द्वारा त्रिएक नियम दिया गया था। उस त्रिएक नियम में क्या था? तो उस त्रिएक नियम में था हमारा कि लीना के केसरबा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लीना के यानी कि लिथियम, तीन त्रिएक नियम दिया था, तीनों का त्रिएक एग्जाम में पूछता है। तो लीना के लिथियम सोडियम पोटेशियम। चलिए केसरबा CaSrBr, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। इसके बाद आ जाइए कि हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये त्रिएक नियम दिया था 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डबरेनियर ने दिया था। इसके बाद 1866 में प्रयास किया गया किसका? न्यूलैंड के द्वारा, जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ऑक्टेव्स, जो कि हमारे संगीत के गाना सारे गामा पादा नी पे करता है, और ये दिया था हमारा 1866 में दिया था। न्यूलैंड ऑक्टेव्स कब आया था? तो 1866 में आया था, और इन्होंने सारे गामा पादा नी के बेसिस पे दिया था। और न्यूलैंड ऑक्टेव्स जो है वो हमारा
टोटल उस समय 56 तत्व था, लेकिन ये जो लागू होता था 56वां तत्व थोरियम था, लेकिन ये लागू होता था 20वां तत्व यानी कि कैल्शियम 20 तक ही ये लागू होता था। और इसका सबसे बड़ा त्रुटि ये था कि न्यूलैंड-ऑक्स्टर्स रूल का, कि ये जो न्यूलैंड-ऑक्स्टर्स रूल है, ये इन्होंने बताया कि आगे कोई भी तत्व नहीं है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे तत्व आए। उसका नया नोबेल गैस का नोबेल गैस का आविष्कार होते ही क्या हुआ कि ये जो न्यूलैंड ऑक्सफोर्ड जो है वो पूरी तरह से खारिज हो गया। उसके बाद ठीक 3 साल बाद मेंडलीफ ने प्रयास किया। मेंडलीफ ने प्रयास किया 1869 में, और बाद बाकी मेंडलीफ तक जितना भी प्रयास किया गया सारा परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसके बाद मोस्ले आते हैं 1913 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी 1869 में। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों को में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया तथा रासायनिक गुणधर्मों को में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। क्या उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान मूल गुणधर्म यानी कि क्या किया दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में क्या किया कि मेंडलीव सारणी दिया। मेंडलीव आवर्त सारणी 1869 में दिया। इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था। इन्होंने अपनी सारणी के तत्वों को उनके मूल गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों को समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक कितना 63 तत्व ज्ञात हो गया था। तो याद कीजिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारा 56 तत्व था। न्यूलैंड ऑक्सफोर्ड रूल के मुताबिक कितना तत्व 56 तत्व 56वां तत्व थोरियम था, और वो न्यूलैंड ऑक्सफोर्ड लागू होता था 20 और 20वां तत्व यानी कि कैल्शियम तक ही लागू होता था। लेकिन जब 1869 ईस्वी में जब दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 में जब आवर्त सारणी का दिया, तो उस समय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की खोज हुआ था 63, टोटल 63। मेंडलीफ के समय 63 तत्वों का उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में अध्ययन किया, और मेंडलीफ आवर्त सारणी सिद्धांत दिया। और तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। क्या होता है? तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्वों के एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, जिसे आवर्त गुण कहा जाता है। तो तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान और उनके क्रम के व्यवस्थित करने पर समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल पर के बाद आते हैं, जिसे आवर्त गुण कहा जाता है। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप कहा, समूह कहा, आवर्त कहा। समूह कहा जो हमारा वर्टिकल होता है उस समूह ग्रुप। अब जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको उन्होंने मेंडलीफ ने कहा आवर्त यानी कि पीरियड कहा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समूह ग्रुप की संख्या 8 है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या 8 है और आवर्त की संख्या 6 है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलीफ के अनुसार कितना है, तो ग्रुप है 8, अब पीरियड है 6, 8 6 8 6 8 6 8 6। याद रखिएगा, 8 हो गया समूह, 6 हो गया आवर्त। कुछ देख ले, कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा मेंडलीफ आवर्त सारणी। ठीक है, अब आ जाइए हमारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी दिख गए। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या है, तो ये सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण किया है। जितना भी ज्ञात तत्व है सभी का मतलब क्या किए कि वो वर्गीकरण किए। सबसे बड़ी बात था 63 तत्व, मेंडलीफ के समय 63 तत्व था। 63 तत्वों का उन्होंने क्या किया कि एक सही फॉर्म में उन्होंने दिया, तो उसे क्या कहा गया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी कहा गया। सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण किया गया उनके द्वारा, और सभी तत्वों का क्रम उनके परमाणु द्रव्यमान पर सजाया, यानी कि मेंडलीफ ने की परमाणु संख्या पे या परमाणु द्रव्यमान पे, तो उन्होंने अपने यानी कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया मेंडलीफ ने। और नए नए तत्वों की खोज के लिए रिक्त स्थान भी छोड़े। सबसे बड़ी अच्छा चीज़ था मेंडलीफ आवर्त सारणी का कि नए जो तत्व का आविष्कार होना था उस तत्व के लिए वो जगह भी छोड़े जो बाद में खोजे गए। और अक्रिय गैसों के नई खोज के बाद बिना किसी बदलाव के इस नए समूह में सम्मिलित किया गया, यानी कि अक्रिय गैस का जब नया खोज हुआ तो बिना किसी बदलाव के इसी में फिट कर दिया गया था। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तब कई तत्व खोजे नहीं गए थे। यानी कि जब मेंडलीफ के समय 63 तत्व थे, और उस समय क्या था, बहुत सारे ऐसे तत्व जिसे खोजा नहीं गया था, इसलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े और अनुमान लगाया कि भविष्य में इन स्थानों को नए तत्वों में भरा जाएगा। इस अज्ञात तत्वों को उन्होंने अस्थायी नाम दिए, जैसे एकाबोरोन। एकाबोरोन किसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं एकाबोरोन को, तो
याद रखिएगा। एका बोरोन, एका बोरोन क्या है? स्कैंडियम, इसका बोरोन स्कैंडियम। बोर होता है तो स्कैंडी खाते हैं, कैंडी बोर, कैंडी बोर, कैंडी बोर, कैंडी बोर, कैंडी बोर, कैंडी बोर, कैंडी। एका बोरोन कैंडी स्कैंडियम, इसका बोरोन स्कैंडियम, एका बोरोन स्कैंडियम। आ जाइए, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका आलू गैलियम, आलू रखेंगे गैल में, गैलियम में, गैलियम में, आलू गैलियम, आलू गैलियम, आलू गैलियम, आलू गैलियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम। अब एका सिलिकॉन, सिली सिली, जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिल्ली सिल्ली जो है जर्मनी, तो यानी कि एक सिलिकॉन जर्मेनियम, एक सिलिकॉन जर्मेनियम, एक सिलिकॉन जर्मेनियम, एक सिलिकॉन जर्मेनियम। अब एका बोरोन, एका बोरोन होता कहते हैं एका बोरोन स्कैंडियम, एका बोरोन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम। और एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। और एका का अर्थ होता है एक होता है, एका मतलब क्या होता है? अर्थ एक होता है। इसका प्रयोग इस बात के संकेत के रूप में लिया गया है कि इस तत्व, यह तत्व संबंधी ज्ञात तत्व के एक स्थान नीचे स्थित है। मेंडलीफ ने इन तत्वों के गुणधर्मों को भी भविष्यवाणी की थी जो बाद में खोजे गए तत्वों के गुणधर्मों में से मेल खाएं। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष क्या था? क्यों ये आखिर मेंडलीफ सारणी को हटा दिया गया और बाद में जाकर मोसले ने उसको अपना लिया गया? तो ये इसका कारण था कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं दिया गया था। याद कीजिए, मेंडलीफ के समय जो भी तत्व खोजे गए तो उन्होंने सारे का सारा तत्व को क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिया। और नए जो हमारा नोबेल गैस खोजे गए तो इनर्ट गैस खोजे गए, उन्होंने अपने उसको उसमें फिट करने के लिए जगह छोड़े थे। लेकिन मेंडलीफ का सबसे बड़ा दोस्त था, उसके पीरियोडिक टेबल का दोस्त था कि उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान को सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। तो सबसे बड़ा मेंडलीफ का दो कारण की वजह से उसको हटा दिया गया, मोस्ले के आवर्त सारणी को अपना लिया गया था। सबसे पहला है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है सुनिश्चित नहीं कर पाए थे मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने एक काम और किया था कि समस्थानिक, यानी कि जो भी तत्व होता है, बहुत सारे तत्वों का समस्थानिक होता है। समस्थानिक क्या होता है? तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक भार अलग अलग होता है उसको समस्थानिक कहते हैं। वैसे समस्थानिक तत्वों का के लिए जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा था, स्थान नहीं दिया था। सबसे बड़ा यही है मेंडलीफ का। चलिए, मेंडलीफ का यही था। चलिए, अब आ जाइए आधुनिक आवर्त सारणी। तो सन 1913 में हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि 1913 में हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को अवस्थित करके जो सारणी बनाई 1913 में। याद रखिए, सबसे पहले 1817 में डोबरेनी ने 13 नेम दिया था। फिर 1866 में हमारा दिया था न्यूलैंड्स ऑक्टेविस। उस समय कितना तत्व था? 56 तत्व था। और टोटल वहाँ लागू होता था कैल्शियम तक, 56 होता था थोरियम था कि लागू होता था कैल्शियम, 20 तक लागू होता था। चलिए, आज उसके बाद 1869 में देता मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छा एक बनाया और बहुत अच्छा आवर्त सारणी बनाया। लेकिन उनका दोष यही था कि उन्होंने सारा कुछ का अच्छा काम किया, उन्होंने अगले तत्व आने के जो फ्यूचर में जो आविष्कार होने वाले थे उन तत्वों को भी उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया था उनको डालने के लिए, उसमें रखने के लिए। लेकिन उनसे गलती ये हो गई थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से कि उन्होंने हाइड्रोजन जो तत्व है उस हाइड्रोजन तत्व को जो हाइड्रोजन तत्व का जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। और जो आवर्त सारणी में समस्थानिक का हाइड्रोजन तत्व का नहीं छोड़ असमस्थानिक का जगह उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया था, इसीलिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। और आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में हेनरी मोसले परमाणु संख्या के आधार पर दिया। तो याद रखिएगा 1913 हेनरी मोसले किस चीज़ के आधार पर? तो परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने का जो सारणी बनाई उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 आवर्त पीरियड होते हैं। 18 और 7 आधुनिक जो आवर्त सारणी जिसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। अब आइए, इस सारणी के मुख्य ब्लॉकों में विभाजित किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक में होता है वो एक जो 18 वर्ग हैं यानी कि ग्रुप हैं, उस 18 ग्रुप और 7 पीरियड, 18 ग्रुप और 7 पीरियड, तो 18 ग्रुप को एसपीडीएफ में बांट दिया गया, जिसमें कि 1 और 2 को एस कहा गया, 1 और 2 को वर्ग 1 और 2 को क्या कहा गया? एस ब्लॉक कहा गया। वर्ग 1 को कहते हैं अल्कली मेटल और वर्ग 2 को कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल को क्या कहता है? एस ब्लॉक में रखा गया। और पी ब्लॉक को रखा गया वर्ग 13 से वर्ग 18 को, वर्ग 13 से वर्ग 18 को पी ब्लॉक में रखा गया, वर्ग 13 से वर्ग 18 को क्या रखा गया? पी ब्लॉक में रखा गया। इस ब्लॉक में हेलोजेंस उत्कृष्ट गैसें शामिल है। इसमें हेलोजेंस और उत्कृष्ट गैसें शामिल है, हेलोजेंस और उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं। डी ब्लॉक वर्ग 3 से 12
के तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 3 से 12 के तत्व क्या आते हैं? डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों को वर्ग संक्रमण धातुओं ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों को क्या कहता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों को संक्रमण धातु कहता जाता है। वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों को क्या कहता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और इन तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, याद रखिएगा। तो वर्ग 1 और वर्ग 1 1 से 2 एस ब्लॉक 1 2 एस ब्लॉक और 13 से 18 को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। 13 से 18 को पी ब्लॉक, 13 से 18 को पी ब्लॉक और 13 से 18 को पी ब्लॉक। 1 2 हो गया और 13 से 18 हो गया, बीच में जो हो गया एस पी डी हो जाएगा। बीच में कौन सा? 1 2 इधर हो गया, 3 से 12 उधर, 3 से 18 उधर, यानी कि 13 से 18 उधर हो गया। तो बीच में कहाँ? इधर से 12 बजा, इधर से 3 से 12 डी, 3 से 12 डी, 3 से 12 डी। और हमारे जो उसे ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। और 13 से 18 को क्या कहता है? हैलोजेंस कहते हैं। इस ब्लॉक को हैलोजेंस या फिर नोबल गैसेस भी कहते हैं। और संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को कहता है। और एफ ब्लॉक जो होता है वो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड को एफ ब्लॉक कहा जाता है। ये आमतौर पर आवर्त सारणी के पृथक रूप से दिखाए जाते हैं। अब लैंथेनोइड तत्व में कितना? 57 जो है से 71, 57 से 71। लेंथेनोइड का प्रथम तत्व लेंथेनोइड का लेंथेनम से ल्यूटिनम लेंथेनम से एल, याद रखिएगा। पहला तत्व एल से शुरू होता है, लास्ट तत्व एल से खत्म होता है, जो लेंथेनोइड्स का है। और कहाँ से शुरू होता है? 57 से 71। और दूसरा जो है ए से, जो एक्टिनोइड्स जो होता है ए से, ए पहला तत्व का नाम शुरू होता है ए से और लास्ट तत्व होता है एल से। एल एक्टिनोइड का ए से यानी कि एक्टिनम से लॉरेंशियम, याद रखिएगा। ए एल और 89 से 103, दोनों में 14 तत्व होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं आवर्त नियम के आधार पर, ठीक है। वर्ग 1 को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। वर्ग 2 को अल्कलीन अर्थ मेटल। वर्ग 11 को सिक्का धातु। वर्ग 11 को सिक्का धातु। क्वाइन मेटल 11। वर्ग 11 को सिक्का धातु। 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 वर्ग 15 को निक्टोजेंस। वर्ग 11 को क्वाइन मेटल। वर्ग 15 को निक्टोजेंस। वर्ग 16 को चाल्कोजेंस। वर्ग 17 को हमारा हैलोजन। 18 को नोबल गैस, याद रखिए। अगर वर्ग 1 को कहते हैं हम लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक में आता है। वर्ग 13 से 18 आता है हमारा, उसे नोबल गैस भी कहते हैं, उसे हैलोजेंस ग्रुप भी कहते हैं। और 13 से 18 को एस पी ब्लॉक कहते हैं। और डी ब्लॉक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, वो होता है हमारा 3 से 12 तक होता है। और जो हमारा एफ ब्लॉक होता है वो हमारा पृथक रूप से प्रोडक्ट में पाया जाता है और लेंथेनोइड एक्टिनम के रूप में जाता है। और लेंथेनम जो है शुरू होता है लेंथेनम से ल्यूटेशियम जो कि 57 से 71 तक है। और एक्टिनम जो होता है एक्टिनम से लॉरेंशियम जो कि 89 से 103 से 103 तक पाया जाता है। अब वर्ग 1 को अल्कलीन मेटल कहते हैं। वर्ग 2 को अल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। वर्ग 11 को क्वाइन मेटल। वर्ग 15 को निक्टोजेंस। वर्ग 16 को चाल्कोजेंस। वर्ग 17 को हैलोजेंस। वर्ग 18 को कहते हैं हम लोग नोबल गैस यानी कि उत्तेजित गैस के रूप में जानते हैं। ये देखिए हमारा मोस्टली का प्रोडक्टेबल है, जिसमें कि देखिए मतलब 1 2 को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक 13 से 18 को नोबल गैसेज हैलोजेंस ग्रुप भी कहते हैं। और यह हो गया पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा 3 से 12 हो गया। और एफ ब्लॉक देखिए हमारा शुरू हो गया 58 से 71, भले वो 57 से लिखा लेकिन होता है उसके एक बाद से, क्योंकि 57 58 जो 57 और 89 होता है वो तो हमारा प्रेडिक्टेबल के जो पी ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट 57 और 89 तो होता है। तो हमारा शुरू कितना से होता है? 58 से शुरू होता है। तो पहला तो क्या होगा? सी ई ल्यूटेशियम तक होता है। सी से ल्यूटेशियम। थोरियम से हमारा लॉरेंशियम तक होता है। तो 58 से 71, 90 से 103, 58 से 71, 90 से 103, 90 से 103 यानी कि टोटल 14 तत्व इसमें मौजूद होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की अवस्थिति किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में किस प्रकार से भरे जाते हैं। किसी कोष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों पर किस प्रकार से भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधार पर हम किसी आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n को उस
कोष का एन उस कोष का क्रमांक संख्या है, एन उस कोष का क्रमांक संख्या है, के कोष बराबर एन बराबर 1, यानी कि के कोष में कहता हूँ 2 तत्वों के 2n² एन 1 रखें तो 2n² यानी कि 2 हो जाएगा, 2 में 2 4 2 8 हो जाएगा, 2 के एल से 8 तक हो जाएगा। इस प्रकार विभिन्न कोषों में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विभिन्न कोष में भरे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त को तत्वों की संख्या में निर्धारित की जाती है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है, यानी किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों के कोषों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी आवर्त में समान होती है लेकिन कोषों की संख्या समान होती है। आवर्त में कोषों की संख्या समान, लेकिन अगर वर्ग की बात करें तो उसके कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसीलिए साइज बढ़ते चला जाता है। किसमें, तो हम लोग किसमें, कोष का हम लोग जब आवर्त का बात करेंगे तो आवर्त में सेम होगा, आवर्त में कोषों की संख्या समान होगा, आवर्त में कोषों की संख्या समान होगा, आवर्त में कोषों की संख्या समान होगा। लेकिन जब हम लोग ग्रुप का बात करेंगे, समूह का बात करेंगे, वर्ग का बात करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इसलिए साइज बढ़ते चला जाता है। जैसे कि लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरोन 2 3, ऐसे 2 3 2 4 2 5, ये क्या होता है, कोषों की संख्या समान होती है। कोषों की संख्या समान होती है। कोषों कहने का मतलब कि 1 2 2 के एल एम एन ऐसे होता है, इसको कोष कहते हैं। तो 2 2 सब में 2 2 है, तो कोषों की संख्या क्या है, समान है। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे जो तत्व का नाम लिए क्या है, वो एक ही आवर्त में आता है, एक ही पीरियड में आता है। और इस समूह के सभी तत्वों का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष की उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण समूह एक हाइड्रोजन लिथियम यानी कि की संख्या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक समूह के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होता है। समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, आवर्त में कोषों की संख्या समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समूह के नीचे जाने वाले कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, समूह में नीचे जाने वाले कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। आवर्त यानी कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के तत्वों की संख्या, प्रथम में 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32। याद रखिएगा, तत्वों की संख्या होती है, तत्वों की संख्या होता है। टोटल 7 पीरियड होता है। अब पहला में 2 होता है, 2 8 8 18 18 32 32 होता है। अब 32 32 कैसे होता है, तो देखिए हमारा जो जितना होता है 18 तत्व तो होता ही है हमारा, जो हमारा 7 में से छठा और 7वां में क्या होता है कि हमारा 18 तत्व होता है, लेकिन हमारा 32 32 कैसे पूरेगा, तो ये याद रखिएगा कि हमारा 79 जो होता है उसके आगे, यानी कि 79 80 से 58 तो 59 58 57, यानी कि 58 से 14 जोड़ लीजिए, ठीक है, वहाँ तक लेंथनम एक्टनम होता है। तो 58 से 71, 58 से 71, 58 से 14 71, और फिर हमारा 90 से 94, 90 से 103, 90 से 103, 90 से 103 हमारा एक्टेनाइड्स में होता है। ये इसे दोनों को जोड़कर हमारा लेंथनम एक्टनम से पाया जाता है। छठा 7वां में ही माना जाता है, इसीलिए लिखा जाता है भले, लेकिन होता है वो छठा और 7वां ग्रुप में ही। इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा तत्वों की संख्या कितना होती है, यानी 7 ग्रुप में तत्वों की संख्या देखते हैं, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, संयोजकता बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए किसी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए किसी तत्व की जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन देने हो या लेने हो, साझा करने हो, उसे उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के किसी तत्व को जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन देने हो या लेने हो, उसे साझा करना हो, उसे संयोजकता कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब ये परमाणु साइज इस स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष के दूरी की परमाणु की साइज को दर्शाती है। यानी स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष, किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके कोष के सबसे बाहरी कोष के दूरी, केंद्र से सबसे बाहरी कोष की दूरी को क्या कहता है, परमाणु साइज कहा जाता है। परमाणु के साइज को मापने के लिए उसकी त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु के साइज को मापने के लिए क्या कहता है, परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर, परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। तो किसी भी परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं हम लोग पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 मीटर होता है, याद रखिएगा 37 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।